आदिवासी, आदिवासी तो हम भी हैं। सरकार ने मुझे शेड्यूल में नहीं रखा, लेकिन आदिवासी हम भी हैं। आदि मानव पीरियड से यहाँ रहे, मेरे हिस्ट्री, मेरे पूर्वज आदि मानव पीरियड से यहाँ है, तो मैं भी आदिवासी हूँ। लेकिन आज के दिन में सरकार ने मुझे आदिवासी सूची में नहीं रखा, एसटी सूची में एसटी सूची में नहीं रखा। तो मैं एसटी नहीं हूँ, बट आदिवासी तो मैं भी हूँ, आदिवासी हूँ। मैं भी हूँ। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं। तो अब कुर्मी भाई को पता नहीं, अभी लग रहा है कि आदिवासी सूची में शामिल होना चाहिए। तो ये फंडामेंटल उनका राइट, ये तो राइट है उनका, राइट है उनका। वो अपने हिसाब से अगर वो चाहते हैं तो मांग कर रहे हैं। मांग करें। देना नहीं देना इस सरकार का और इस देश का कानून में एक अलग से सिस्टम होना। ये अपने दोनों जगह में ये लोग अपने अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ये मुझे लगता है कि इसको बहुत बड़ा विवाद नहीं करना चाहिए, और वो अपना फंडामेंटल राइट के लिए लड़े हैं, और आप अपने जो विरोध करना है वो अपने करें। मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी इसमें कोई डिसीजन होने वाला है। आपने 27% आरक्षण को काट के 14% कर दिया। किसी ओबीसी ने इसको आवाज नहीं उठाई, उठाना चाहिए था, नहीं उठाई। क्योंकि ये जो कौम है ना, ये सुबह उठता है, कोई राशन दुकान खोलता है तो आप उसके पास उस सोचने का और करने का समय नहीं। नमस्कार, जोहार द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं एक गेस्ट, झारखंड आंदोलनकारी हैं और नाम है जिनका रमेश साहू। तो सवाल ये है कि आखिर आज रमेश जी को हमने स्टूडियो में इनवाइट क्यों किया, ऐसी क्या बातचीत है? रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका द भारत मित्र में। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ। आज आपको इनवाइट हमने सर इसलिए किया है क्योंकि आपने अलग झारखंड राज्य के लिए लाठी खाई भी है, लाठी मारी भी, क्योंकि झारखंड राज्य ऐसे नहीं मिला। एक बहुत लंबा संघर्ष इस राज्य का इतिहास रहा है। मौजूदा व्यवस्था में जब आप देख रहे हैं, चूंकि आप एक ऐसे कौम से आते हैं जिसकी जनसंख्या झारखंड क्या देश में सबसे ज्यादा है, लेकिन जब तक जातिगत जनगणना ना हो तब तक कैसे कहा जाए कि भाई कौन कितना है कितना। लेकिन ये कहा जाता है ओबीसी सबसे ज्यादा है देश में, राज्य में, सब जगह। लेकिन आप एक ऐसे समय में सर हम लोग झारखंड को देख रहे हैं। मैं जब सोशल मीडिया स्क्रॉल करता हूँ तो एक तरफ से हमारे एसटी भाई कहते हैं कि कुर्मी को एसटी नहीं लेने देंगे, ले लेगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। और हमारे कुर्मी भाई कहते हैं कि एसटी का अधिकार हम नहीं ले रहे, एसटी हमको रोकेगा तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। आप चूंकि आपके जैसे लोगों की सेंटिमेंट्स झारखंड के साथ जुड़ी हुई है, ये बयान देने जो बयान भी है दोनों तरफ से, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने झारखंड आंदोलन के लिए एक लाठी भी खाई हुई है। तो ऐसा बयान देना उनके लिए बहुत आसान होता है। कैसे देखते हैं इन बयानों को, कुर्मी एसटी के बीच का जो विवाद है? देखिए अभिषेक जी, आज जो मैं आपके साथ बैठा हूँ, ये मैं अलग ही एक आज हमारा रूप है। मैं और हमारे बड़े भाई नहीं रहे, तिलेश्वर साहू जी, हम दोनों ने 2001 में एक संगठन बनाया था, वैश्य समाज। अच्छा। झारखंड में हमारी लगभग 52 जातियां हैं, वैश्य समाज के अंदर आते हैं। उसी में से मैं एक हूँ, और तिलेश्वर साहू एक सब जाति थे। हम लोग दोनों अलग अलग सब जाति से आते थे, लेकिन हम लोग वैश्य। तो हम लोगों ने एक संगठन बनाया था, और आज तक वो संगठन चल रहा है। अच्छा। तिलेश्वर साहू जब थे तो वो अध्यक्ष थे और मैं महासचिव था। अच्छा। उनके जाने के बाद उसका अध्यक्ष मैं ही हूँ उत्तर प्रदेश का। और जब क्या नाम था उस संगठन का? वैश्य समाज। अच्छा, वैश्य समाज। आज भी आप गूगल करके देख लीजिए, उन्हीं का घर का एड्रेस आएगा, तिलेश्वर साहू जी का घर का एड्रेस आएगा, रजिस्टर्ड एड्रेस, जो चुटिया मुन का घर। और उनकी पत्नी जीवित हैं, बेटा तो उस वक्त पढ़ रहा था बाहर में, उसको तो बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, बट उनकी पत्नी को सावी देवी को सब कुछ मालूम है कैसे हम लोगों ने अपने समाज के लिए और क्या क्या किया। तो एक पार्ट तो है कि राज अलग के लिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, और वहाँ सभी जाति, सभी धर्म, सभी कौम के लोग लड़े। आज के दिन में कोई बोल दे कि मैं आदिवासी हूँ इसलिए मैं लड़ा और मैं ही झारखंड अलग किया, ये गलत होगा। कोई कुर्मी समाज कहे कि इन समाजों का कोई उसमें लेन देन नहीं था, जैसा कि आजकल मैं सुन रहा हूँ ऐसा चल रहा है कि कुर्मी बोलते हैं कि सिर्फ कुर्मी लोगों ने झारखंड लड़के लिया, और आदिवासी भाई बोलते हैं कि झारखंड में सिर्फ हमारी लड़ाई से हुई। हमें आपको मैं बता दूं, जानकारी रख लीजिए, एक झारखंडी बाबा थे
झारखंडी बाबा थे। हम्म। तेनू घाट में उनके ऊपर केस होती है और वो आजीवन सजा उनको होती है। आजीवन सजा 14 साल में 14 खत्म साल हो का जाती है। कारावास। 18 साल सजा काटने के बाद अभी 2023 में वो जेल से, रांची जेल से बाहर। झारखंडी बाबा। झारखंडी बाबा, उनका ओरिजिनल नाम दुर्गा तिवारी है। अच्छा, तिवारी जी। अब हमको बताइए, पूरी जीवन कितने आदिवासी या कितने महतों ने वहीं पे गुजार दिया जेल के अंदर। जब जेल से बाहर निकले तो लेने वाला एक भी आदमी नहीं था। एक हमारे बड़े भाई हैं, छोटन प्रसाद साहब, वो 3.5 साल जेल रहे और उनकी पत्नी 1 साल 8 महीना जेल। अच्छा, पत्नी भी रही। जी। तो वो जेल से उनको लेने के लिए गए। जेल से लेके गए तो वो बोले कि अरे क्या हो गया झारखंड जी, कैसा हो गया। अब जो आदमी निकल रहा हो इतना दिन 18 साल बाद, तो आप बताइए उस आदमी को क्या फीलिंग होगा। आज के मुख्यमंत्री या आज के मंत्रियों झारखंडी बाबा का नाम भी याद है? कोई जानते हैं झारखंडी बाबा कौन थे? नहीं जानते हैं। ये मेरे जहन में ताजा तब हुआ जब परसों हमारे एक पत्रकार मित्र गुरु जी के ऊपर एक फिल्म बनाने की बात कर रहे थे। तो उस फिल्म में वो झारखंडी बाबा का जिक्र हुआ था, हमसे फोटो मांगा गया। आप नजदीक थे तो उनका फोटो दे सकते हैं या मिला सकते हैं। तब मुझे जहन में याद आई कि अरे हाँ, वो कहाँ चले गए। तो उसी दिन मुझे केंद्रीय अध्यक्ष चुना गया था झारखंड क्रांतिकारी को। छोटन जी उनको जेल से अपने घर में बैठा करके और मेरे उस संगठन में वो आए थे बैठक में। तो ऐसा ऐसा बहुत सारे विभूतियां मिलेंगे। अब आप बोलिएगा झारखंडी बाबा कौन है, उनका क्या योगदान है? जो पूरी जीवन जेल के अंदर, वो भी आदमी जीवित है, 2 साल पहले निकला है। तो आप बोलेंगे, कुर्मी भाई बोलेंगे कि सिर्फ कुर्मी लोगों ने अलग किया, उन्हीं का सबसे बड़ा शहादत है। आदिवासी भाई बोलेंगे कि नहीं, सबसे बड़ा आदिवासियों ने लड़ाई लड़ी। तो हमारा मनिंदर नाथ मंडल क्या कर रहा था जो उसकी 25 साल की उम्र में उसकी शहादत हो गई? धनबाद ऐसे जगहों में ये मार दिया लोग, बलिया से आकर के कोल माफिया लोगों को मार दिया। क्या सूरज मंडल शिबू सोरेन जी के साथ कंधे से कंधा मिला के नहीं चले? क्या प्रशांत मंडल जी, वो और उनकी पत्नी के ऊपर 11-11 केस नहीं, आज भी केस है। वो प्रशांत मंडल है, उनकी पत्नी के ऊपर केस है, उनके जीजा जी के ऊपर केस है, मिथिलेश जी के ऊपर। आप हमको बताइए, फुलचंद मंडल एमएलए रहे जेएमएफ से 3 बार। ये सारे तो कुर्मी समाज से नहीं आते थे ना। तो ऐसे कितने नाम हैं, हम लोगों ने कभी नाम याद करने का कोशिश नहीं किया। इसलिए अगर ये बात कोई बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ ये 2 ही कौम का उसमें योगदान है और ये तो गलत बोलता है, उसको जानकारी नहीं है। जानकारी लेना चाहिए। जब झारखंड अलग राज्य हम लोग के लिए लड़ते थे तो हम लोगों ने कभी ये नहीं देखा कि किस समाज से और किस कौम से आ रहा है। सबके अंदर में एक जज्बा, एक लौ जगा हुआ था कि अपना अलग राज हमको बनाना है। यही था और यही मुद्दा था। ये मुद्दा था ही नहीं किस कौम में कितना है और कौन है और कौन कौन लड़ रहा है और किसका खाना, किसका चूड़ा कौन खा ले रहा है, किसका सत्तू कौन खा ले रहा है। ये सब कुछ नहीं था। वही लेकर के 3-3 दिन तक पैदल लोग चलते थे। खैर बहरहाल चलिए, आज हम लोग जिस मुद्दे के लिए आए हैं, हम लोग आए हैं कि ये जो दोनों मुद्दा राज्य में चल रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा दिशा में मैं इसको नहीं मानता जा रहा है। अपने अपने जगह में मुझे लगता है कि दोनों समाज ठीक है, लेकिन समझ का, जानकारी का अभाव है। देखिए, आदिवासी आदिवासी तो हम भी हैं। सरकार ने मुझे शेड्यूल में नहीं रखा, लेकिन आदिवासी हम भी हैं। आदि मानव पीरियड से यहाँ रहे, मेरे हिस्ट्री, मेरे पूर्वज आदि मानव पीरियड से यहाँ है, तो मैं भी आदिवासी हूँ। लेकिन आज के दिन में सरकार ने मुझे आदिवासी सूची में नहीं रखा, एसटी सूची में नहीं रखा। तो मैं एसटी नहीं हूँ, बट आदिवासी तो मैं भी हूँ, आदिवासी हूँ, मैं भी हूँ। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं। तो अब कुर्मी भाई को पता नहीं, अभी लग रहा है कि आदिवासी सूची में शामिल होना चाहिए। तो ये फंडामेंटल उनका राइट है, ये तो राइट है उनका। वो अपने हिसाब से अगर वो चाहते हैं तो मांग करें। देना नहीं देना, इस सरकार का और इस देश का कानून में एक अलग से सिस्टम बना हुआ है। उस सिस्टम में जाएंगे, दोनों जगह सरकार आपकी होगी, तो यहाँ टीएसी से, कैबिनेट से, लोकसभा से, राज्यसभा से, तब तो राष्ट्रपति तक जाएगा, तब तक कोई न कोई एक सरकार बदल जाएगी। तो इतना आसान भी तो नहीं है। लेकिन उनका फंडामेंटल राइट आप कैसे छीन सकते हैं? मांग कर रहे हैं तो करने दीजिए।
अब आ गए जो विरोध करने वाले हैं, जो हमारे आदिवासी भाई लोग हैं, अब इनको ये डर लग रहा है कि अगर कुर्मी समाज भी आदिवासी बन जाएगा तो जो आज हम लोग एमएलए एमपी जिला परिषद दिखते हैं, वहां तो हम लोग कुछ नहीं दिखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका आईक्यू लेवल जो है वो आदिवासियों से ज्यादा बेहतर है। उनकी जो रहने का सहने का जो तरीका है वो ज्यादा बढ़िया है। उनकी जो पूजा करने का पद्धति है वो पंडितों का है, इनकी पूजा करने का पद्धति जो है पहानों का है। तो फर्क है। तो ये अपने दोनों जगह में ये लोग अपने अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ये मुझे लगता है कि इसको बहुत बड़ा विवाद नहीं करना चाहिए, और वो अपना फंडामेंटल राइट के लिए लड़े, और आप अपने जो विरोध करना है वो अपने करें। मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी इसमें कोई डिसीजन होने वाला है। अब देखिए, जब आपकी दोनों की लड़ाई हो गई, तो जो हमारा वही समाज था, जो आज के दिन में 54-55% है, उसमें हमारा अंसारी जो मुसलमान है अंसारी, वो भी हमारा ओबीसी है। वो भी तो चूंकि यहीं से कन्वर्ट होकर के, आदिवासी से कन्वर्ट होकर के मुस्लिम में गया है, तो अगर उसको माइनस कर देते हैं तो फिर भी हम लोग 45-46%, लेकिन हम माइनस क्यों करें? वो भी हमारा भाई है ओबीसी में। तो अब हमको बताइए कि ओबीसी को आपने 27% आरक्षण को काट के 14% कर दिया। किसी ओबीसी ने इसको आवाज नहीं उठाई। उठाना चाहिए था, नहीं उठाई। क्योंकि ये जो कौम है ना, ये सुबह उठता है, कोई राशन दुकान खोलता है, तो आप उसके पास उस सोचने कार्य करने का समय नहीं। एक है उसमें तो गाय चारा डाल करके दूध दूहता है, तो दूध पहुंचाने को उसको फुर्सत नहीं है। कोई है हलवाई है, तो मिठाई का दुकान समोसा बनाने में लग जाता है, आपको चाय पिलाने में लग जाता है। कोई ठेला लगा रहा है, कोई खुमचा लगा रहा है, कोई कुछ काम नहीं मिला तो सुबह से ऑटो लेकर निकल गया। ये कौम जो है ना, ये बहुत ही मेहनती कौम, ये इतिहास रच सकता है। ये कौम, ये समझ लीजिए, ये 24 घंटा में 16 घंटा 18 घंटा मेहनत करने वाला कौम है। अगर ये जग गया तो सभी जो सोए हुए लोग हैं, ये सबको एक बार फिर से सोचने पर मजबूर करेंगे। तो जब 1 महीना 15 दिन से हम लोग, सुबह से आप मीडिया खोलिए, अपने मोबाइल खोलिए, तो आप सोच के खोल रहे हैं कि हम कुछ गाना सुनेंगे, पुराने गाना सुनेंगे, लेकिन बस वही दोनों मुद्दा चालू हो जाता है। उसमें कुछ अनपार्लियामेंट वर्ड भी सुनने को मिलता है, बिल्कुल, जो ये नहीं होना चाहिए था। तो ये सब दिखता है। तब इसी में एक जन्म लेना शुरू हुआ, आवाज उठने शुरू हो गए पिछड़ों ओबीसी का, जो अलग अलग जिलों प्रखंडों से के माध्यम से वो चल के आ रहा है। और बहुत जल्द देखिएगा कि कुछ बड़ा चीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ओबीसी किसी का हक अधिकार, जो पिछड़े लोग हैं, ये मांगने का बात नहीं करते हैं, या आप हमको आदिवासी बना दीजिए, आप हमको वो बना दीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ अपना हक और अधिकार की बात करते हैं। क्योंकि जब आपने 14% किस ग्रांट पे, किस ये कम पे, कर दिया। हाँ कर दिया। आपने कहा कि 27% आदिवासी हैं तो उनको उतना परसेंट दे दीजिए, 12% हरिजन है तो एससी उनको दे दीजिए। तो जो बच खुच गया 14%, उनको 27 से घटा करके ओबीसी को दे दीजिए, क्योंकि 50 का आंकड़ा आपको पार नहीं करना है। बहुत अच्छी बात है, पार मत कीजिए। सभी जाति धर्म सभी समुदाय का ठेका क्या ये ओबीसी ले रखा? जो बचा खुचा खाना मिलेगा आप मुझे दीजिए, और मैं खा कर जिंदा रहूं कि नहीं रहूं, मैं जमीन पे सो जाऊं, मैं मर रहा हूं क्या? आपको सुबह चाय पिलाना मेरा जिम्मेवारी, राशन खिलाना मेरी जिम्मेवारी, यही मेरी जिम्मेवारी है। कौन सोचेगा मेरे बारे में? ये कौन सोचेगा? ये तो कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। अब आप बताइए, ये तो आप ऐसे करके हमारा हक तो आप मार ही रहे थे। इसी बीच में इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है कुर्मी समाज का पिछले कई साल से, अभी कोई निर्णय नहीं हुआ। लेकिन देश में बीजेपी का सरकार आई, मोदी जी ने पता नहीं उनको कुछ अपर क्लास के, जो जनरल क्लास के लोग थे, एक बंद कमरे में बैठे और बोले कि 2024 का चुनाव आप नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि आपसे सारा स्वर्ण समाज जो है नाराज है। तो इसको कैसे दूर करें? सबको आप बांट दे रहे हैं आरक्षण, जैसे कि चना घुगनी बांटते हैं वैसे, तो हमें भी आरक्षण चाहिए। अब हमको बताइए, झारखंड राज्य में 3% आपका पॉपुलेशन है, तो आपको 10% आरक्षण मिल गया। ये बोल रहे ईडब्ल्यूएस के नाम पे आपको आरक्षण मिल गया।
अब राज्य में ही आपका पॉपुलेशन 3% है और आप आरक्षण ईडब्ल्यूएस 10% है। आरक्षण कर ले। आप यूपी और मध्य प्रदेश को माइनस कर दीजिए तो किसी राज्य में 8-7% भी नहीं, ये दोनों राज्य में शायद 13-14% होंगे। आपने ईडब्ल्यूएस ले लिया। मेरा बेटा आप जानते हैं बीटेक करके एमटेक करके वो सारे सिविल सर्विसेज का वो कर रहा है, बोलता है पापा मेरा नंबर 667 आया और 640 वाले का ईडब्ल्यूएस में हो गया। अब मेरा क्या दोष था? आप उनको आपने दे दिया उनको, वो सब दिन 30 साल तक शिक्षा में वो आरक्षण लेकर रखे, सब दिन कहीं न कहीं दुबले कुचले समाज को उन्होंने दबा कर रखा। अब संविधान में भीमराव अम्बेडकर साहब ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने एक जगह दिया, आप वो भी ले लीजिए। तो आप हमको बताइए कि दोष हमारा क्या था? तो आप क्या हमें सिर्फ और सिर्फ वोट देने वाला समझते हैं, सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ करने वाला समझते हैं? देखिए, अगर ये ओबीसी जिस दिन आंदोलन कर देगा ना अभिषेक जी, आपको चाय नहीं मिलेगा, आपको चावल दाल नहीं मिलेगा, आपको कोई टेम्पू नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, आपके घर में दूध नहीं पहुंचेगा, कुछ भी नहीं होगा, वो आपको बता दे रहे हैं। तो ओबीसी में, लेकिन सवाल है कि ओबीसी में कौन आंदोलन करेगा? ओबीसी में साहू आंदोलन करेंगे यानी वैश्य समाज करेगा, ओबीसी में यादव जी करेंगे, ओबीसी में कौन करेगा? मतलब मंडल जी देखिए करेंगे। देखिए राज्य में अब आप कह लीजिए कि 52-53% पॉपुलेशन है, तो कोई आंकड़ा तो अभी है नहीं, क्योंकि जनगणना तो आपकी हुई नहीं, तो आंकड़ा नहीं है। लेकिन हमारे कुछ जातियों का जनगणना इसलिए है, आंकड़ा है हमारे पास, क्योंकि हमारी जो, मैं जिस कौम से आता हूँ और तेली समाज, ये दोनों जातियां 2015 में ये राज्य पिछड़ा आयोग ने इन दोनों जातियों को अति पिछड़ा में शामिल किया। तो अति पिछड़ा में शामिल किया तो उनके पास कोई डाटा, कोई रिकॉर्ड होगा, ऐसे ही तो नहीं कर दिया होगा ना। तो डाटा रिकॉर्ड है, जैसे अपने सूडी समाज की तरफ से मैं ही अचिका करता था, मैं ही 15 साल केस लड़ा। जानकारी से बहुत लोगों को नहीं होगा, आपके माध्यम से देता हूँ, मैं ही 2006 में फाइल किया था अच्छा। और 2015 में ये मुझे हासिल हुआ। तो मेरे पास जो आंकड़ा है, मैं 8.6% का पूरे राज्य में आंकड़ा है, प्रखंड वाइज, पंचायत वाइज और जिला वाइज। 8.6%? जी, और वो राज्य पिछड़ा आयोग ने इसको माना, और आज आप वहाँ का वेबसाइट पे जाइए और प्रिंट निकाल लीजिए। अब आ जाइए तेली समाज का। तेली समाज भी उसी समय, जब मैंने 2006 में फाइल किया तो 9 में तिलेसर जी बोले कि हमारी कास्ट को आप कहाँ पीछे छोड़ दे रहे हैं, तो उन्होंने भी अप्लाई कर दिया, तो उनकी भी हो गई। तो उनकी आंकड़ा है 11% है, तो 11 और 8% आप बोलिए तो 20% तो हम ही तो हो जाती हैं। ये बात भी सच है कि झारखंड में शहरी क्षेत्र से बाहर अगर कोई वैश्य समाज से लोग रहते हैं सबसे ज्यादा, तो उसमें तेली और सूड़ी है, आप भी जानते हैं, जायसवाल, कलवार, ये बाकी लोग हैं शहरों में हैं, तो गांव में तो यही लोग ज्यादा हैं। और यादव समाज के लोग रहते हैं गांव में, और कोयरी समाज के रहते हैं। तो ये 4 समाज का तो पॉपुलेशन है। बाकी पॉपुलेशन आप भले बोल दीजिएगा कि पनेरा का कम है, कसेरा का कम है, चौरसिया का कम है ना, बरनवाल का कम है, बोकारो जिला में और गिरिडीह जिला में अच्छा खासा है, तो केसरी का कम है। नहीं, मैं कल एक किसी से बात कर रहा था, तो उनका कहना था कि एकल जनसंख्या में ओबीसी में सबसे ज्यादा अगर किसी की जनसंख्या है तो वो कुड़मी, नॉट कुशवाहा, कुड़मी की कहा जा रहा है कि वो उनकी 25% आबादी है। उन मानते हैं अभी तक तो ओबीसी में हुई थे, तो अगर उनको हम लोगों ये कुशवाहा को एक्सक्लूड करके, मतलब कुशवाहा को ठीक है, हो सकता है। देखिए अगर अगर हम लोग उनको माइनस कर देते हैं ना, या उनको हम लोग प्लस कर लेते हैं, तो हमारी पॉपुलेशन झारखंड में, फिर हम लोगों का पॉपुलेशन 72-75% मानते हैं। अच्छा, ये जो 50-55% है उनको एक्सक्लूड करके आप बोल रहे हैं? अब वो अपने मांग को लेकर के आप कल हैं कि हम एसटी में जाएंगे, एसटी सूची में जाएंगे, जो कभी थे वो जाएंगे, तो अभी हम लोग उनको माइनस कर देते हैं। आप जाना चाहते तो हैं, ये जो आंकड़ा आप बता रही है उनको माइनस करके बता रहे हैं। जो बोलिए ना, मैं एक ऐसा इंसान हूं कि मैं कोई विदाउट डाटा, बिना ई का मैं बात नहीं करता हूं, और आप चाहें तो बहुत जल्द अब जनगणना होने वाली है, आपके पास आ जाएगी। सबसे सर्वाधिक अगर उनको माइनस करते हैं तो तेली का आबादी है, फिर सूड़ी का आबादी है, फिर यादवों की आबादी है, फिर कुशवाहों का आबादी है, उसके बाद फिर बर्नवालों की आबादी है। अच्छा, एक एक अब आप ये जो बहुत अच्छा आप डेटा पर बात कर रहे हैं, लेकिन
आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था 2 दिन से, एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा हूँ तो उसमें डुल्लू महतो दिख रहे हैं और उसमें कई और नेता दिखे हमको। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा तो उसमें JLKM के नेता बीच में बैठे हुए और वो JLKM के ही लोग दिखे। तो ऐसे में मतलब कैसे आप अपना हक अधिकार लीजिएगा जब राजनीतिकरण हो जाएगा अलग तरीके से। अभी कुछ दिन पहले कुशवाहा सिंह पूजन में तय हुए थे, तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो भी आपके बारे में जिक्र कर रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई हम लोग तो गैर राजनीतिक कर रहे हैं, लेकिन अब दिक्कत ये है कि एक आदमी खड़ा होता है तो 5 और राजनीतिक दल अपनी अपनी रोटी चमकाने के लिए जाता है। तो ऐसी स्थिति में फिर आप लोगों के सामने चुनौती और भारी हो जाती है। देखिए, ये बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। उस दिन की मीटिंग में पहली मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में मैं भी था और मीटिंग में रणनीति भी बहुत तरह की बनी और उस रणनीति में सबसे बाद में जो धनबाद के सांसद हैं डुल्लू महतो जी, वो आए और शशि भूषण मेहता जी, ठीक है, शिवपूजन मेहता जी भी उसी समय आए, 3 लोग। उसके पहले हम लोग करीब 90% मीटिंग को खत्म कर लिया था और वो हम लोग रणनीति के तहत हम लोग कि भाई 25 साल से 35 साल का जो युवा हैं वही इसको अगुवाई करेंगे, क्योंकि नौकरी पेशा में सबसे ज्यादा मारे जा रहे हैं वही, उन्हीं का हक अधिकार। और कोई सुसाइड कर ले रहा है, कोई पागल हो जा रहा है, कोई अपने माँ बाप उसको लोन लेकर के, चूंकि ट्राइबल को तो फ्री लोन मिल जाता है, उनको तो इंटरेस्ट पे लोन मिलता है एजुकेशन लोन लेकर पढ़ा करके, और वो फिर वहां से अब जब उनकी उम्र भी खत्म हो जा रही है 35 साल, उसके बाद वो कहीं बैठ भी नहीं सकते, तो क्या करेंगे वो, मरता क्या नहीं करता। तो अगर हम लोगों ने कहा कि फिर आप जो इतने साल, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, रिक्शा चलाओगे, लेबर का काम करोगे, क्या करोगे, लेबर आप बन नहीं सकते और इंजीनियर आप रहे नहीं, तो क्या करोगे आप, फिर क्रिमिनल बनोगे, माओवादी बनोगे, क्या बनोगे, अपना हक अधिकार लड़ो, मांगो। तो ये चला, बाद में ये लोग दोनों लोग आ गए और मुझे नहीं लगता है कि राजनीति इसमें होना चाहिए। और अगर राजनीति करके अगर लोग करेंगे तो फिर राजनीति करके तो करेंगे तो आज के दिन में जो ओबीसी का वोट बैंक है, 90% ओबीसी का वोट बैंक कहने में तो कोई गुरेज है नहीं, ये है मोदी जी का, बीजेपी का। लेकिन ईडब्ल्यूएस किसने लाया, ये मुझे, और 50% जो संविधान में है हक, उस हद को पार करके 60% आपने पहुंचा दिया, और ऐसा पहुंचाया कि 9th शेड्यूल में डाल करके पहुंचाया कि किसी राज्य कोई उस पर केस नहीं कर सकता। इसलिए मालूम था उनको कि जैसे ही ये अगर 9th शेड्यूल के बिना अगर करते हैं तो हर राज्य से केस हो जाएगा और ये कोर्ट में चला जाएगा, और ये 50% पार हो जा रहा है, इसलिए नहीं चलेगा। तो इन्होंने रातों रात ऐसा नियम बना दिया, ना कोई आंदोलन हुआ, ना किसी को पता चला, और उसके बाद भी लोग सोए रह गए, किसी ने उसका विरोध नहीं किया। तो ये दुर्भाग्य है। तो अब तो वो बैरियर भी संविधान के हिसाब से तो आप पार कर गए, अब तो 60% हो गए, ठीक है, 2 राज्य में 70-69% तक चला गया, लेकिन आप ही सबसे पहले तो पार कर दिए। तो ये तो वोट बैंक तो आज के दिन में कहीं ना कह लीजिए ओबीसी का वोट बैंक वो है। तो ओबीसी को तो सोचना पड़ेगा पहले दिमाग से, सबसे पहले ठंडा दिमाग से, कि मेरा रोटी सबसे पहले खा कौन रहा। तो आप इसको पार्टी विशेष पे तो मुझे नहीं लगता है कि जाना चाहिए और जाने की जरूरत है। पार्टी विशेष की मैं बात करूं तो सारे ओबीसी तो आप उन्हीं की तरफ है। अब आप बता लीजिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का 38 विधायक में हमको बता दीजिए कौन ओबीसी का विधायक है? नहीं नहीं, एक विधायक है हमारे सुदीप कुमार सोनी। अच्छा, वो ओबीसी से हाँ, बड़े ही समाज से आते हैं वो हैं। एक विधायक, टिकट ही आपने एक को दिया, सिर्फ एक को ही टिकट दिया, तो कहां से जीत के आएंगे? अब आ जाइए कांग्रेस के पास, कांग्रेस ने कितने लोगों को टिकट दिया था? अंबा एक, मुख्य तो यही है, जमशेदपुर से वो स्वास्थ्य मंत्री जो थे वो बन्ना गुप्ता, ऐसे करके 3 लोगों, मैंने गिनती किया था 3 या 4 लोगों को। आप बताइए, सिर्फ 4 लोगों का, आबादी आपका 54% और 4 लोगों को जीत के आज के दिन में तो कौन आए उनके तरफ से? कांग्रेस में कौन दिखता है ओबीसी का चेहरा? कोई तो दिखता नहीं आज के दिन। तो सारे ओबीसी का जो टिकट दिया वो बीजेपी ही नहीं दिया। तो आप ओबीसी आपके पास आए, ऐसा आप तो कुछ काम भी नहीं किए। जब एमएलए ही नहीं रहेगा तो उस समाज का आवाज कौन उठाएगा, विधानसभा तक कौन जाएगा? तो इन सारे पार्टियां जो है ये क्या ओबीसी को टेकन फॉर ग्रांटेड लिख रखे? आप झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिर्फ विधायक की बात? अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात करी। मेरे को एक बात याद आ रहा है, देखिए बात से बात निकल रही है, आपने जो जनसंख्या का आंकड़ा बताया, अब ये समय ऐसा चल रहा है चूंकि कुर्मी एसटी के मुद्दे के बीच एक मुद्दा लोग भूला गए, वो मुद्दा है पैसा।
अब आप जो आंकड़ा बता रहे हैं, तो इस आंकड़े के हिसाब से आप कह रहे हैं कि इतनी आबादी है, तो ऐसे तो फिर कई ऐसे इलाके जो फिफ्थ शेड्यूल से बाहर हो जाएंगे अगर जातिगत जनगणना होती है तो। ऑलरेडी ऑलरेडी अभिषेक जी, इसको आप कह लीजिए ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं। चूंकि झारखंड सरकार और उड़ीसा सरकार, ये दो सरकार है, 10 स्टेट में 8 स्टेट तो मानती है, वो लागू कर चुकी है पेशा कानून, लेकिन ये दो राज्य नहीं लागू किए हैं। तो अब हेमंत सोरेन जी के पास एक बहुत बड़ा मजबूरी है, क्योंकि हाई कोर्ट ने कह दिया है कि लागू कि भाई करना है, आप नहीं लागू करेंगे तब तक आप कोई खनिज का नहीं कर खनन पाएंगे। करेंगे। तो बालू नहीं उठेगी तो सरकारी बिल्डिंगें नहीं बनेगी, उनका आवास नहीं बनेगा, आपके लिए भी घर नहीं बनेगा, तो आपको तो अब लागू करना ही है। अब एक बार फिफ्थ शेड्यूल सॉरी पेशा कानून लग गया, तो जो आंकड़े उस वक्त दिए गए थे 96 में, भुरिया कमेटी, मुझे याद आ रहा है, भुरिया कमेटी बना था और वो कमेटी ने रिकमेंड किया था सभी राज्यों में जाकर के, जहाँ जहाँ आदिवासी रहते हैं उस राज्यों में जाकर के, कि यहाँ यहाँ ये डिस्ट्रिक्ट में इनको लागू करना चाहिए। तो झारखंड का जो 7 जिला है, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, आपका लातेहार, तो ये 7 जिलों में कहीं 50%, कहीं 40%, कहीं 35% ओबीसी के लोग रहते हैं। उसमें इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा तेली समाज के लोग रहते हैं। अपने आप को नागपुरिया तेली बोलते हैं, तो तेली ही सबसे ज्यादा वो रहते हैं। अब हमको बताइए, ना वो पंचायत समिति बन सकते, ना वो पंचायत अध्यक्ष मुखिया बन सकते, भी नहीं बन सकते, ना वो जिला परिषद बन सकते, ना वो विधायक बन सकते, ना वो सांसद बन सकते। फिर वो क्या करें? कुछ नहीं, क्या सिर्फ करें? वोट देंगे। अब हमको बताइए कि उनके पेशा कानून को ठीक से पढ़ लीजिए। आप गांव का, जंगल का पत्ता, फूल, फल, ये भी ग्राम सभा के बिना आप चुनने नहीं जा सकते। आप वो क्षेत्रों में अगर आपकी अपनी जमीन है और आप एक कमर्शियल बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, उसको भी आपको ग्राम सभा से पास करना होगा। उसके पहले आपको बैंक को लोन देने का पावर नहीं है। ये समझना होगा, ये अध्ययन करने का चीज है। तो अगर ये कानून लागू हो गया, तो ये जो हमारे ओबीसी के जो इतने लोग हैं, ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ तेली समाज है, हमारा सूली समाज है वहाँ, हमारा यादव समाज है वहाँ पे, हमारा कुशवाहा एक समाज है कि पूरे 24 जिला के कोई न कोई प्रखंड में, कोई न कोई गांव में मिलेगा ही मिलेगा आपको। यादव है कि मिलेगा, भले यहाँ बोक लिखते हैं, लेकिन मिलेंगे आपको। तो अब कहाँ जाएंगे ये? क्या होगा इनका? तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और मुझे लगता है कि मैं ही एक विद्वान तो नहीं हूँ, और भी विद्वान होंगे उस समाज में। जैसे मुझे चिंता है, वैसे चिंता कोई ना कोई कर रहा होगा, और कोई ना कोई कोर्ट जाने का तैयारी भी कर रहा होगा। इसके में मैं बता दूं कि पेशा कानून के अगेंस्ट में भी कोर्ट, अभी हाई कोर्ट जा चुका है। लोग, ये जानकारी पता नहीं आप लोग मीडिया हाउस को है या नहीं है। शैलेंद्र महतो जी, जो कुर्मी समाज से आते हैं, वो सबसे पहले पेशा का विरोध किए और हाईकोर्ट गए थे। अच्छा, हाईकोर्ट से उनको वापस आना पड़ा, मुझे जहां तक लगता है। लेकिन वो गलत रास्ते से गए थे। वो बोले कि पैसा लागू नहीं होना चाहिए। देखिए, भारत का संविधान में देश ने तय कर दिया, जो इस देश का ओरिजिनल नागरिक है, आदिवासी, इस देश का मालिक है, तो उनकी सुरक्षा के लिए पैसा कानून बनाया गया, फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल बनाया गया। तो आपके कहने से वो, आप देश ने उसको पारित कर दिया, तो आपके कहने से वो लागू नहीं होगा ऐसा नहीं है, लागू होगा। लेकिन उसका जो आंकड़ा है, वो आंकड़ा क्या दिया? बंदी उरांव जी, जब मैंने कहा भुरिया कमेटी थी, तो बंदी उरांव जी के पास भुरिया कमेटी के लोग आए और बंदी उरांव जी से बोले कि भाई हमको घुमाइए। बंदी उरांव साहब ने वही 10-20 गांव में जाकर उनको घुमाया जहां आदिवासियों का पॉपुलेशन, मान लिया कि गुमला, सिमडेगा, कुटी, ये सब में कहीं दूसरे, और इसको आपने पैसा के हिसाब से उस प्रखंड को, उस जिला को आपने डाल दिया। हमारी जो मांग है, मैं उसको विरोध नहीं कर सकता हूँ, कैसे विरोध करूंगा? वो तो संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक। मेरी जो मांग है कि बिना जातीय जनगणना किए आप उसको नहीं लागू कीजिए, जातीय जनगणना हो जाने दीजिए, फिर पैसा लागू, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, फिर इसको रिव्यू करना है तो रिव्यू कीजिए, फिर लागू कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अगर उसके पहले लागू कर देते हैं, और अभी तक नहीं लागू इसलिए कोई बच्चे उसको पढ़ नहीं रहे, लेकिन जैसे ही लागू होगा
और जो नौजवान है उसको पढ़ना शुरू करेंगे, जो नए लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो उनको सब समझ में आ जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा पैसा कानून है, बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है ये आरक्षण है। अब मुझे आप मेरी आरक्षण को आप 14% कर दिए, मेरे अगर 52% पॉपुलेशन है तो 52% दीजिए मुझे, जो अदरवाइज पूरे देश में सारे आरक्षण को खत्म कर दिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर आरक्षण की बात करते हैं क्या? वोट के हिसाब से आप आरक्षण की बात करते हैं, वोट बैंक किधर से मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो WS लागू कर देंगे तो कहीं पे OBC को 27% कर देंगे, तो कहीं पे ये कर देंगे, जैसी मर्जी वैसा कर। वैसे कर देंगे। हेमंत सोरेन जी भी ने कहा मैं 27% दूंगा। अब 27% दूंगा, वो भी 9th शेड्यूल में जाने के लिए क्या करके राजभवन में जमा से लौट गया। हेमंत सोरेन जी के पास तो इतना बड़ा तंत्र है, एक फौज है वकीलों का। क्या ये वकील लोग राज का पैसा लेकर के क्या उनको सही दिशा नहीं देते हैं? चलाइए, आप वोट मांगने के लिए उस वक्त कहने के लिए आप मैनिफेस्टो में डाल दिए, और आज आप कहाँ हैं? फिर आप चुनाव में थोड़े दिन के बाद जाना चाहेंगे, तो क्या मुंह लेके जाएंगे? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अवेयर हो गया अब ये नौजवान इसका। और आपको अभिषेक जी मैं बोल के जा रहा हूँ आपके स्टूडियो में, महीना दिन के अंदर आप देख लीजिएगा इस राज्य में एक बड़ा आंदोलन होगा। और ये आंदोलन किसी का हक अधिकार मारने के लिए नहीं होगा, ये राजनीतिक नहीं होगा, राजनीति भी नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ अपना हक अधिकार मांगने के लिए होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना समय दिया हमें। तो देखिए, बहुत गूढ़ बात आज रमेश साहू जी ने कही है, और जिसने, मैंने कहा शुरुआत में ही कहा था ना कि भाई जिसने लाठी खाई है अलग झारखंड राज्य के लिए, वो इस पीड़ा को जानता है कि जब झारखंड की एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को गाली देती है, दूसरी कम्युनिटी इस कम्युनिटी को गाली देती है, तो जिसने झारखंड राज्य के लिए मार खाई है, जो झारखंड राज्य के लिए जेल तक गए हैं, उनके सीने में तो दर्द हो गए, जाहिर सी बात है, क्योंकि उनका मन, उनका दिल, उनका तन सब कुछ इस राज्य में लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर के अपना अधिकार मांगना सही है, सही है, संविधान आपको इसका अधिकार देता है, लेकिन एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के साथ चाहिए। OBC अधिकार की बात अगर रमेश साहू जी कर रहे हैं, तो अब तक इन्होंने ना तोड़ की बात करी ना फोड़ की बात करी, क्योंकि ये तो सब कुछ इन्हीं का है, तो ये कैसे तोड़ फोड़ की बात कर सकते हैं? इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप झारखंड से मोहब्बत करते हैं तो इस इंटरव्यू को सिर्फ देखिएगा मत, इसको गुनिएगा, इसको सुनिएगा और फिर इसको गुनिएगा, ये बहुत जरूरी। बाकी अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे कमेंट्स में बताएं और सब्सक्राइब करें अगर कंटेंट पसंद है तो। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार, जोहार।